आज हम वाणिज्य संगठन एवं प्रबंध में हेनरी फ्योल के प्रबंध सिद्धांत देखेंगे। उससे पहले हेनरी फ्योल कौन था, उसका परिचय होना हमारे लिए आवश्यक है। हेनरी फ्योल एक फ्रांस का नागरिक था और 1841 में उसका जन्म हुआ था। वह एक खनन इंजीनियर था। वहाँ से उसने शुरुआत की। 1880 में उन्होंने माइनिंग एकेडमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद में उन्होंने 1888 में एक अपनी खुद का ही कारखाना शुरू किया, खनन की कंपनी शुरू की और 1918 तक वह वहाँ पर प्रबंध निर्देशक के पद पर रहे। यानी कि एक खनन इंजीनियर से जो सफ़र शुरू हुआ उनका, वह एक सफल कंपनी के स्थापक बने और एक सफल प्रबंधक भी बने। और इन्हीं सफ़र के दौरान उन्होंने बहुत सारे अनुभव भी प्राप्त किए और इन अनुभवों से उन्होंने एक किताब भी लिखी मैनेजमेंट के संदर्भ में। और इन्हें जो है क्लासिकल प्रबंध का जनक भी कहा जाता है और ये आधुनिक प्रबंध के जनक भी हैं, क्योंकि इन्होंने जो है 14 प्रबंध के ऐसे सिद्धांत दिए जो आज के वक्त में भी सभी जगह पर लागू किए जाते हैं। और इससे उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर सभी स्तरों के जो प्रबंधक हैं उन्हें एक मार्गदर्शन मिला। उनकी जो निर्णय शक्ति है और उनके जो प्रबंध का कार्य है वो भी आसान बना। अब हम हेनरी फ्योल के जो सिद्धांत है वो देखेंगे। हेनरी फ्योल के प्रबंध के 14 सिद्धांत। सबसे पहला, कार्य का विभाजन, अधिकार तथा उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देशन की एकता, समता, पहलपन, व्यक्तित्व के समान हितों के प्रति गौणता, पारिश्रमिक, केंद्रीयकरण, सहवर्गियों के कार्यकाल में स्थायित्व, सोपान श्रृंखला, व्यवस्था और सहयोग की भावना। अब हम सबसे पहला प्रबंध का सिद्धांत है कार्य का विभाजन, वो देखेंगे। यहाँ पर हेनरी फ्योल का ये कहना था कि प्रत्येक काम को जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना चाहिए और हर किसी को जो है उसकी योग्यता के अनुसार काम दे देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जब उस कारीगर की योग्यता के अनुसार आपने काम दिया तो वो अच्छे से मन लगाकर वो काम करेगा और उससे जो कार्य क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। और इसका जो लाभ है सीधा सीधा अपनी संस्था या संगठन को होगा, क्योंकि संगठन को यहाँ पर विशिष्टीकरण का लाभ हो रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति, एक कर्मचारी सालों तक वही काम बार बार दोहराता है, करते रहता है, धीरे धीरे उसे जो है वो उस काम करने में वो माहिर हो जाता है। उसकी जो समय है उसकी भी बचत होने लगती है, जो ऊर्जा है वो भी कम लगती है और उसे जो भी समस्याएं वो काम करते हुए आती है उसकी हल वो खुद ही ढूंढ लेता है। तो हेनरी फ्योल यही कहते थे कि इस सिद्धांत का उद्देश्य अधिक अच्छे तथा विस्तृत परिणाम प्राप्त करना है। तो छोटे छोटे भागों में अगर आपने काम को बांट दिया, तो जैसे ऑफिस का काम होता है, कार्यालय का काम है, तो कार्यालय के काम को आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। कोई जो है वो सिर्फ जितने भी पत्र आते हैं और पत्र संगठन से जाते हैं वो लिखने का और उसको फाइल करने का काम करेगा। किसी एक कर्मचारी को आपने जो है लेखांकन का काम दे दिया, तो वो कर्मचारी सिर्फ जितने भी जो व्यवसाय के जितने भी व्यवहार होंगे तो उसकी जो सारे लेखांकन का काम करेगा। किसी एक कर्मचारी को आप जो है पूरी बाहर का काम दे दो, यानी जितने भी बाहर के काम होंगे ऑफिस के बाहर के, बैंक में जाना है या इंश्योरेंस ऑफिस में जाना है या कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में जाना है, तो वो व्यक्ति सिर्फ वही काम करेगा। तो इस तरह से आपने जो कामों को बांट दिया तो किसी के ऊपर वो बोझ भी नहीं बनेगा और हर किसी को पता होता है कि मुझे आज क्या काम करना है और वो अपना काम सही ढंग से कम समय में उचित ढंग से कर पाएगा।
दूसरा सिद्धांत है अधिकार तथा उत्तरदायित्व। अधिकारी को उद्देश्य पूरे करने के लिए निर्णय लेने का अधिकार होता है। अधिकारी का काम ही होता है कि जो भी संगठन के उद्देश्य है उसे पूरा करना, और उसे पूरे करने के लिए उसे अलग अलग तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं और कर्मचारियों से काम करवाना पड़ता है। तो फ्योल का कहना था कि अधिकार का प्रवाह से उत्तरदायित्व से होता है। तो अधिकार का प्रवाह जो है वो उत्तरदायित्व से होता है, यानी कि अधिकार दिया है तो उत्तरदायित्व आपका उसके साथ ही बनेगा। यानी दो सिक्कों की दो पहलुओं की तरह है। एक पहलू पर अधिकार है तो दूसरे में उत्तरदायित्व है। जो प्रबंधक दूसरों पर अधिकारों का प्रयोग करते हैं उन्हें अपने निर्णय तथा परिणामों के उत्तरदायित्व को भी वहन करना चाहिए। तो प्रबंधक जब दूसरों से काम करवाते हैं तो वो काम अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रबंधक की रहेगी, ना कि कर्मचारी की। जिनके पास दायित्व है उन्हें उसके हिसाब से अधिकार सत्ता भी दिए जाए ताकि वह दूसरों से बेहतर काम करवा सके। तो प्रबंधक को आपने अगर से प्रबंधक बना दिया और उसे जो है अधिकार दे दिए और उसको कोई उत्तरदायित्व नहीं दिया तो वो अपना काम सही ढंग से नहीं करेगा। तो अधिकार के साथ में, सत्ता के साथ में आपको उसे जिम्मेदारी भी देनी पड़ेगी कि आप अगर प्रबंधक हो तो आपको ये सारा काम आज के दिन करवा लेना है। आज अगर हमने ये सोचा है कि 10,000 वस्तुएं उत्पादन करनी है तो प्रबंधक ये उद्देश्य लेकर अपने कर्मचारियों के पास जाएगा और उनसे ये सारा काम करवा लेगा। तो ये अगर कर्मचारियों ने 8,000 वस्तुएं ही बनाई तो 2,000 वस्तुएं क्यों कम बनी, इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो प्रबंधक पर ही होगी, कर्मचारियों पर नहीं होगी। प्रबंधक सारे जो अपने कर्मचारी हैं उसे काम देगा और उनसे काम करवा लेगा और खुद ही जिम्मेदारी लेगा वो काम समय पर पूरा करवाने की। अगला है अनुशासन। किसी संगठन के कार्यप्रणाली को पूरी तरह से संचालित करने के लिए अनुशासन आवश्यक होता है। संगठन में काम करते वक्त अपने व्यवहार, मापदंड, प्रचलित परंपराओं के अनुसार जो काम किया जाता है। तो डिसिप्लिन हर जगह पर आप देखते होंगे। यहाँ पर डिसिप्लिन जो है, जैसे स्कूल में आप जाते हो तो हर एक स्कूल के अपने कायदे कानून होते हैं, अपना यूनिफॉर्म होता है। ऐसे थोड़ी होता है कि आपके पास कोई यूनिफॉर्म पड़ा है वही यूनिफॉर्म पहन के आप कोई भी स्कूल में, कोई भी कॉलेज में चले जाएंगे, तो ये नहीं चलेगा। ये नियमों के विरुद्ध होगा। आपको उसी स्कूल के, कॉलेज के यूनिफॉर्म पहनने पड़ेंगे और उस स्कूल कॉलेज का जो टाइम है, अगर सुबह का टाइम है तो आपको सुबह ही जाना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से दोपहर में जाकर उस स्कूल में नहीं बैठ सकते। तो ये डिसिप्लिन है, ये कायदे कानून है जो आपको मानने पड़ेंगे। ऐसे ही हर एक कारखाने के, हर एक कंपनी के खुद के कायदे कानून होते हैं। तो यहाँ पर सभी स्तरों पर अच्छे निरीक्षक नियुक्त करना, ये एक अनुशासन का जो है भाग है। कर्मचारियों के लिए सर्वसामान्य नियम समझौता होना। तो जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर पर, सभी कर्मचारियों के लिए एक समान कायदे कानून होने चाहिए। ऐसा नहीं है प्रबंधक है तो उसके लिए कायदे अलग होंगे, जो कंपनी को बनाया है उसके लिए अलग कायदे होंगे और कर्मचारी के लिए अलग होंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को एक समान कायदे कानून होंगे। दंड की उचित व्यवस्था का होना। अगर किसी ने भी कोई भी नियम, कोई भी कायदे को जो संगठन के हैं उसे तोड़ा तो उसके लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो कर्मचारी है सभी स्तर के, वो सतर्क रहेंगे और वो कभी भी किसी भी नियम को तोड़ने की जो है हिम्मत नहीं करेंगे। और इससे जो है जब भी एक अच्छा अनुशासन होगा तो वो धीरे धीरे एक अच्छे नेतृत्व में तब्दील हो जाएगा। यानी कि अच्छा नेतृत्व जहाँ पर होगा वहाँ पर अच्छा अनुशासन होगा ही है। वो प्रबंध और जो कारीगर हैं उनके बीच की समझ जो है वो बढ़ेगी। अनुशासन बहुत ही आवश्यक होता है। किसी संस्था का कुशल संचालन अच्छे नेतृत्व पर निर्भर करता है, क्योंकि जहाँ अच्छा नेतृत्व होगा
वहाँ पर जो वर्कर्स हैं, जो कारीगर हैं, वो जल्दी से अपना काम कर लेंगे। और जहाँ पे नेतृत्व अच्छा नहीं होगा, वहाँ पे प्रबंधक को हर बार देखना पड़ेगा कि मैंने दिया हुआ काम समय पे हुआ या नहीं हुआ। सिद्धांत है वो है आदेश की एकता। प्रत्येक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से उसके निर्देश मिलने चाहिए। इस सिद्धांत से संगठन में विवाद जो है वो कम किए जा सकते हैं। एक ही समय पर कर्मचारी को अगर एक से ज़्यादा अधिकारियों ने आदेश दिए तो वो किसका काम पहले करना यह निर्णय नहीं ले पाएगा, और इससे जो है वो काम सही ढंग से नहीं करेगा। इसलिए प्रत्येक कर्मचारी को पता होना चाहिए कि उसका अधिकारी कौन है, उसको कौन आदेश देने वाला है, जिसके लिए उसे काम करेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो दो अधिकारी हैं, और ये दो अधिकारी जो हैं वो अलग अलग कर्मचारियों को आदेश दे रहे हैं। और ये कर्मचारियों को आदेश देते हैं, ये बोलता है कि पहले मेरा काम करो, वो बोलता है पहले मेरा काम करो। और इससे क्या होता है कि जो कर्मचारी है वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा कि मुझे किसका काम करना है। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि इससे ऊर्जा है, समय है, ये सबका बिगाड़ हो जाएगा। और जो सही है वो सही ये है कि एक ही अधिकारी होना चाहिए और उसे अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग काम दे देने चाहिए, ताकि हर कर्मचारी को पता होगा कि मुझे क्या काम करना है और वो जल्दी से अपना काम खत्म कर पाएगा। इससे समय की बचत होगी, ऊर्जा की बचत होगी। अब जो अगला निर्देश की एकता। फ्योल के अनुसार समान उद्देश्य वाली क्रियाओं को एक समूह हो और उसके लिए एक मुखिया, एक योजना हो। तो एक उद्देश्य से संबंधित सभी क्रियाएं एक ही समूह में एक ही अधिकारी के पास होनी चाहिए। तो जैसे एक अधिकारी होगा और वो सभी लोगों को जो है आदेश देगा कि उनको क्या काम करना है। यानी अगर विज्ञापन विभाग है तो विज्ञापन विभाग में एक विज्ञापन विभाग का प्रबंधक होगा, प्रबंधक होगा। और ये विज्ञापन प्रबंधक जो है वो अपने अधीनस्थों को उसके काम समझाएगा और कि आपको क्या काम करना है। तो जैसे अगर एक वस्तु को विज्ञापन देना है तो वो अपने कर्मचारियों को बता देगा कि ये विज्ञापन आप, एक जन को बोलेगा कि ये विज्ञापन आप अखबार में इसका इश्तहार दो, किसी और को बोलेगा कि आप इसको टीवी शो में इसका जो है आपको विज्ञापन देनी है, किसी और को बताएगा कि आप पोस्टर वगैरह बनाओ और इसको जो है बाहर जो रास्ते हैं उन रास्तों के ऊपर ये पोस्टर लगाना। तो इस तरह से वो हर एक को उनका काम समझा देता है और इस तरह से क्या होता है कि वो सही ढंग से अपना काम कर पाएंगे। पारिश्रमिक यानी कर्मचारी जो भी कारखाने या कंपनियों में काम कर रहे हैं वो किस लिए काम कर रहे हैं, तो अपने वेतन के लिए। तो कर्मचारियों को जो उनका पारिश्रमिक दर है वो और भुगतान पद्धति में समता होनी चाहिए, वो उनको समय समय पर मिलना चाहिए और इसमें कोई भी अलग नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर कपड़े बनाने की अगर कारखाना है और वैसा ही कारखाना दूसरा भी कपड़े बनाने वाला है, तो जो ए कारखाना मालिक है वो अपने मज़दूरों को जितनी मज़दूरी दे रहा है उतनी मज़दूरी, कम से कम उतनी मज़दूरी बी वालों को अपने कर्मचारियों को देनी चाहिए। यानी एक समता होनी चाहिए, कहीं ज़्यादा उतार चढ़ाव इसमें नहीं होना चाहिए। उचित पारिश्रमिक पद्धति अगर होगी तो कर्मचारी को संतुष्टि मिलेगी और वो अच्छी तरह से मन लगाकर, दिल लगाकर जो है अपना काम करेगा। फ्योल तो यहाँ तक भी कहते हैं कि कर्मचारियों को सिर्फ आपको जो है पारिश्रमिक जो है वो सिर्फ पैसों के रूप में नहीं देना है, कभी कभी उन्हें अवित्तीय भी देना चाहिए। यानी जहाँ पर पैसा नहीं होता है, जैसे शाबाशी दे दी, दो अच्छे शब्द आपने उसके लिए प्रशंसा के निकाले, या उसको जो है आपने एक कार दे दी। तो इस तरह से जो है आप इनको अच्छी तरह से इनके प्रोत्साहन बढ़ाए रखना चाहिए, उत्साह बढ़ा रखना चाहिए, ताकि वो अच्छी तरह से काम करते रहेंगे और संगठन को अपना ही समझेंगे।
तो जब जब भी मौका मिले तब उन्हें बोनस मिलना चाहिए। जो जितना काम करता है उतना उसे पैसा मिलना चाहिए। कम काम किया तो कम पैसा देना, ज़्यादा काम किया तो ज़्यादा पैसे देना। तो इससे उनमें कार्यक्षमता की वृद्धि होगी, वो और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़्यादा काम करेंगे और इसका सीधा फ़ायदा जो है वो संगठन को ही होने वाला है।